हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलिक्स इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन सीरीज नीट की तैयारी। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और आपकी रिवीजन को बेहतरीन बनाते हुए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपकी 11th की बायोलॉजी में एक चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका पार्ट है। प्लीज नोट वन थिंग, न्यू एनसीईआरटीज में ये जो टॉपिक है ये मेंशन्ड नहीं है, बट ओल्ड एनसीईआरटीज में गिवन है एनिमल टिश्यूज के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीट के सिलेबस में भी बेटा एनिमल टिश्यूज लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली करना है ये चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, ये चैप्टर रिपीटेडली 2019 में, 2020 में, 21, 22, 23 एंड 24 आया ही आया है। ठीक है, बार बार इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इट विल हार्डली टेक योर टाइम टू लर्न अबाउट द थिंग्स। ओके, सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। देखो, हर सब्जेक्ट में चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, एंड इवन बायोलॉजी में भी हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा टाइम देना जरूरी है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, राइट। बट ये जो चैप्टर है बेटा ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। रीजन बीइंग, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आया है और आपको मैं बताऊंगी आगे जो क्वेश्चंस आए भी हैं उसमें भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीटेडली पूछी गई हैं, राइट। तो क्यों ना ऐसी चीज को अच्छे से कर लिया जाए जो हमें पता है कि आना ही आना है, और इवन ये टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लेगा आपका, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक दैट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, फिर हम उसके क्वेश्चंस पर आएंगे, करेक्ट। नाउ सी, हमारे पास जो टिश्यूज हैं उसका ओरिजिन जर्म लेयर्स से होता है, राइट। सो देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो बेटा एपिथेलियल टिश्यू है उसका ओरिजिन जो है वो तीनों जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म से भी हुआ है, एंडोडर्म से भी हुआ है एंड मेसोडर्म से भी हुआ है। ओके, नाउ अगर हम देखें तो टिश्यू है, राइट। सो टिश्यू हमें पता ही है कि टिश्यू है तो सेल से तो बना होगा, है ना। अब हमें इसमें यह देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है। अगर आप ध्यान दो बेटा तो यहां पर आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं, these cells are compactly packed, राइट। ये सेल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो एनसीईआरटी की लाइन यही कहती है हमें, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं विद वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। इंटरसेल्युलर मटेरियल का मतलब होता है कि सेल्स के बीच में जो भी सब्सटेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज वेरी लिटिल। ओके, तो ये पहली चीज हमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पता चलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एपिथेलियल टिश्यूज में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये रिपेयर का काम करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैव अ नॉन सेल्युलर लेयर, वी कॉल इट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो नीचे इसके नॉन सेल्युलर लेयर आप देख रहे हो विच इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, इस लेयर का नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करने का, राइट। एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, इट इज एवास्कुलर। व्हाट डू यू मीन बाय एवास्कुलर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एवास्कुलर का मतलब होता है कोई भी चीज जहां पर ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं है, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। तो एवास्कुलर मींस कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर ब्लड वेसल्स तो एब्सेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब कुछ सेल्स को चाहिए होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू के ये जितने सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कैसे। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे, देयर इज अ टिश्यू जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बेटा कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। वहां से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वहां पर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। ओके, सो बट याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू एवास्कुलर होता है, उसके खुद के पास ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। करेक्ट। नाउ थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न इज कि एपिथेलियल टिश्यूज के पास ना फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस का मतलब है जैसे आप ये देख पा रहे हो, राइट। फ्री सरफेस जो होगा टिश्यू इसका, एपिथेलियल टिश्यू का, या तो वो कहते हैं फेस करेगा बॉडी फ्लूइड को जैसे कि ब्लड है, या फिर वो आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ को होगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये। ओके, सो इट फेसेस ईदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और इसका टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल है, ये लाइनिंग्स बनाता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लाइनिंग्स बनाता है, कवरिंग्स बनाता है। करेक्ट। सो दिस इज अ बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। नाउ अगर हम बात करें, टिश्यू है, टाइप्स तो होंगे इसके, है ना। एपिथेलियल टिश्यू के वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप वी हैव 3 टाइप्स एज पर द एनसीईआरटी आल्सो, उन्होंने 3 टाइप्स बताई हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है स्क्वेमस एपिथेलियम, then we have cuboidal epithelium and then we have columnar epithelium। and बेटा प्लीज नोट वन थिंग, ये जो 3 कैटेगरीज हैं they come under simple epithelium। if we broadly categorize epithelial tissue then we have 2 categories, simple epithelium एंड कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम पर हम बाद में बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम की 3 फर्दर कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड सेल्स हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, और ये इस तरीके से हैं, कहते हैं जैसे टाइल्स होती है ना फ्लोर पे, वैसा आपको दिखेंगे, ठीक है। So like tiles on the floor. So this is the shape of epithelial tissue. Now nucleus, if we say about the nucleus, they have flattened nucleus. You can see, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, फ्लैटेंड है। सो फंक्शन इनका क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब जहां पर भी डिफ्यूजन होनी है, फिल्ट्रेशन का काम होना है, डिफ्यूजन का काम होना है, वहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। नाउ लोकेशन या अकरेंस की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कहां कहां पर डिफ्यूजन होती है, बेटा ये जो चैप्टर है ना, अगर आप कर लोगे ये आपको थ्रू आउट योर 11th 12th ये आता ही आता है। लाइक इन ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप हर जगह पर टिश्यूज के बारे में लिखते हो, लाइक कहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट है, और इवन इन 12th में रिप्रोडक्शन में भी आता है। तो आपको ये इट इज लिंक्ड विद ऑल द चैप्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। ओके, जैसे कि अकरेंस में यहां पर लिखा है कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इट इज प्रेजेंट इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि जहां पर भी प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन विल बी थिन, तो इजीली डिफ्यूजन वहां पर हो पाती है। सो ब्लड वेसल्स जो हैं वहां पर भी प्रेजेंट है। जब बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करता है, वी कॉल इट एंडोथेलियम। प्लीज नोट दिस थिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम बोलेंगे। बॉमेंस कैप्सूल जो है वहां पर भी प्रेजेंट है। सो बॉमेंस कैप्सूल इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनीज, वहां पर भी फिल्ट्रेशन होनी है, तो उसका भी पार्ट स्क्वेमस एपिथेलियम है। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्यूबॉइडल। यहां पर जो सेल्स की शेप है वो है क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल बोल दो या क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंड और सेंटर में प्रेजेंट होगा। नाउ फंक्शन की अगर हम बात करें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहां पर कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वहां पर सिक्रीशंस हो रही होंगी या फिर एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। अब हमारे पास अकरेंस देखो, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी तो सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ, राइट। सो डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पर भी अ टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ओके, सो कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करें, अब आप देख सकते हो बेटा कॉलमनर एपिथेलियम में सेल्स की शेप लंबे लंबे से टॉल स्लेंडर कॉलम्स हैं, राइट। अब कॉलम्स हैं तो उसका कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है दैट इज लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियस जो है दैट इज लोकेटेड एट द बेस, और वो इलोंगेटेड होता है। अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉपर राउंड नहीं है, इट इज इलोंगेटेड एंड टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं। फंक्शन इनका भी सिमिलर है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के। अकरेंस की अगर हम बात करें तो स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, इवन गॉल ब्लैडर में, यहां पर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है।
सिंपल एपिथेलियम की 3 कैटेगरीज थी, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, करेक्ट। नाउ अगर इन सेल्स में कुछ स्पेशलाइजेशंस हो जाएं, ठीक है, जैसे कि अगर इन सेल्स में माइक्रोविल्लाई आ जाए या फिर अगर इन सेल्स में सीलिया आ जाए, देन वी कॉल इट, अगर माइक्रोविल्लाई आ जाए उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे उसको? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पीसीटी। कहां पर प्रेजेंट होगा ये? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। नाउ प्लीज नोट, जो माइक्रोविलाई है बेटा, ये क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, ये कॉलमनार सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं। सिमिलरली जो सीलिया है वो क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं और आपकी कॉलमनार सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, करेक्ट। सो अगर तो क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, उसको बोल दोगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये इसकी एग्जांपल हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। पीसीटी जो किडनीज की है, नेफ्रॉन की, उसके अंदर कहते हैं ये प्रेजेंट होता है। और आपने ध्यान रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोविलाई और सीलिया? दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, दीज आर द प्रोजेक्शंस, एक्सटेंशंस होती हैं ये सेल्स की। फर्क बेटा ये है, जो माइक्रोविलाई है ये नॉन मोटाइल होते हैं, ओके, ये नॉन मोटाइल है, वेयर एज जो सीलिया है वो मोटाइल है। तो इसका मतलब सीलिया का काम होगा मूवमेंट में, जहां पर मूवमेंट करवानी होगी। माइक्रोविलाई का जो मेन रोल है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, किस चीज के लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन। जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होनी है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है। नाउ सीलिया मूवमेंट करवाएंगे, तो सीलिया कहां पर प्रेजेंट होगी? जहां पर हमें फॉर एग्जांपल ट्रैकिया के अंदर वी हैव सिलेटेड एपिथेलियम, एंड फेलोपियन ट्यूब, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो, फेलोपियन ट्यूब में वहां पर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ताकि ओवरी में से जो एग निकला उसको यूट्रस के टुवर्ड्स वो लेकर आ पाए, करेक्ट। सो क्लियरिंग डस्ट पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया, one example. Moving ova in the fallopian tube, another example. So these are another two types of cells based upon specializations, कि उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है या फिर सीलिया प्रेजेंट है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज, कैन यू सी द शेप ऑफ द सेल्स? बेटा अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर कोई सेल छोटा है, कोई सेल जो है वो बड़ा है ना। तो इस सेल में क्या ऐसा अलग था? कहते जब इन सेल्स को देखा ना तो ऐसे लगा कि इट इज मल्टीलेयर्ड, बट हम तो इसको सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, राइट। सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में जो सेल्स आते हैं वो तो सिंगल लेयर्ड ही होते हैं। एक्चुअल में क्या था, इस सेल ये जो आपके पास एपिथेलियम है, इसमें ना सेल्स कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। सो देयर वाज अ इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन ऐसे आया कि इट इज मल्टीलेयर्ड, बट इट इज नॉट मल्टीलेयर्ड ड्यू टू सच स्ट्रैटिफिकेशन कि वन सेल इज बिग वन सेल इज स्मॉल, उसकी वजह से ऐसा इल्यूजन आया, हमें लगा कि ये जो है वो मल्टीलेयर्ड है। तो इसीलिए इस टिश्यू का जो एपिथेलियम का नाम पड़ा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के। सो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के नीचे देखो, पता कैसे चला था कि दी सेल्स आर सिंगल लेयर्ड ओनली, एक ही लेयर में सारे हमारे पास सेल्स हैं, कोई मल्टी लेयर जैसा सिस्टम नहीं है, बिकॉज ऑल द सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैन यू सी दिस? जितने सेल्स है कहते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सिंगल लेयर्ड ही है, नहीं तो अगर मल्टी लेयर्ड होते तो वो टच ही ना करते बेसमेंट मेम्ब्रेन को, राइट। नाउ अब ये जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी प्रेजेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज
We have done simple squamous epithelium में simple squamous we have done, cuboidal we have done, columnar we have done, ciliated epithelium we have done, brush bordered cuboidal epithelium हमने बात कर ली उसके बारे में, pseudo stratified epithelium के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली कैटेगरी जो सिंपल एपिथेलियम में आएगी दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेटा जब बात ही हो रही है ग्लैंडुलर, है ना, तो ग्लैंड तो सिक्रीशंस करेंगे, राइट। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमारे पास जो कैटेगरीज है ना वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। कहते हैं जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा अगर तो हम उसको कैटेगराइज कर दे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, व्हेन वन सेल एक्ट एज अ ग्लैंड जो सिक्रीशंस करता है, सिंगल सेल, देन वी कॉल इट यूनिसेल्युलर ग्लैंड। उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ग्लैंड बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना है सारे बच्चों ने, ये एक ऐसा आपके पास कह लो कि टर्म है या फिर ये ऐसा छोटा सा टॉपिक है जिस पर बार बार नीट में क्वेश्चन आया है, चाहे वो मैथ्स की फॉर्म में आया है, आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो एक सिंपल स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आया है। अब ये बार बार पूछा गया है यूनिसेल्युलर ग्लैंड जो है उसके एग्जाम्पल, बेटा उसके एग्जाम्पल है आपके पास गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में है चाहे वो एलिमेंट्री ट्रैक में है, ये काम क्या करते हैं? इनका काम है म्यूकस को सिक्रीट करना, और म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए we have a single cell goblet cell, so it comes under the category of unicellular gland. Please note यहां पर PYQ है हमारे पास और ये बहुत बार आया हुआ है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्लैंड बनाते हैं वी कॉल इट मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। और मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स में तो आपके पास बहुत सारे हैं, सेलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। और इन दोनों की डायग्राम्स एनसीईआरटी में ऐसी डायग्राम्स गिवन है तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, करेक्ट। सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड याद रखना है गॉबलेट सेल्स, और गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करने का। सो हमारी बॉडी में जहां पर म्यूकस सिक्रीट होता है वहां पर गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ग्लैंडुलर सेल की नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस, कि वो अपनी जो ग्लैंड है वो सिक्रीशंस तो करते हैं ना, लेकिन वो अपनी सिक्रीशंस किस चीज के थ्रू बाहर लेकर आ रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव थ्री टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस, अब आप देख सकते हो यहां पर डक्ट है, जब सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू होंगी वी कॉल इट एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू नहीं होती हैं, जैसे कि हार्मोन्स हैं, दे आर सिक्रीटेड इनटू द फ्लूइड, राइट, नॉट थ्रू द डक्ट, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जब कोई ऐसा ग्लैंड हो जो एक्सोक्राइन भी काम करता हो और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता हो, दोनों फंक्शंस हो, तो ऐसे ग्लैंड को बोला जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बेटा इसको कॉम्पोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉम्पोजिट ग्लैंड भी बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में हेटेरोक्राइन मींस इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों एक्टिविटीज आती हैं, क्योंकि यू नो कि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है, राइट। एंड जो पैनक्रियाज है उसमें से, उसके डक्ट में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, राइट। सो दिस इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में एग्जांपल्स और हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं अलग अलग आपके बॉडी में जितने ग्लैंड, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस बोलते हैं इसको। एक्सोक्राइन में वी हैव एग्जांपल्स, जैसे कि अब एक्सोक्राइन में जो आपके पास सिक्रीशंस होंगी उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब बच्चों ने ध्यान से नोट करना है। इसकी सिक्रीशंस में म्यूकस है, राइट। गॉबलेट सेल भी तो आपका डक्ट के थ्रू ही म्यूकस को बाहर रिलीज कर रहा था। स्लाइवा, सलिवरी ग्लैंड, राइट। देन ईयर वैक्स मींस योर सिरोमिनस ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी डक्ट वाले ही होते हैं। ऑयल, सिबेशियस ग्लैंड, ओके। मिल्क, मैमरी ग्लैंड्स, एंड द अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स which are released through the ducts, right. So this is all about the
सिंपल एपिथेलियम, इसकी कैटेगरीज के बारे में हमने बात कर लिया अलोंग विद देयर लोकेशंस। नाउ सिंपल एपिथेलियम हुआ खत्म। अब आते हैं कंपाउंड पे। अब सिंपल एपिथेलियम तो सिंगल लेयर था, कंपाउंड एपिथेलियम जो है दैट इज मल्टी लेयर। ये आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। एनसीईआरटी की डायग्राम में बेटा हमें दिखाया हुआ है, नो डाउट इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है और ये मल्टी लेयर्ड है, राइट। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है बेटा, सिंपल एपिथेलियम में फंक्शंस क्या थे? फिल्ट्रेशन था, डिफ्यूजन था, सिक्रीशन था, एब्जॉर्प्शन था, है ना। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है वहां पर देखो, जो चीज ना मल्टी लेयर्ड है, क्या मल्टी लेयर्ड जो इतनी सारी थिक लेयर्स हैं, क्या उसमें से डिफ्यूजन पॉसिबल है? मतलब बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा इसका मेन रोल तो होगा नहीं, सिक्रीशंस भी नहीं हो पाएंगे बहुत अच्छे से, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोटेक्शन। अगर हमें किसी चीज से कोई चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है इफ इट इज थिक लेयर्ड। सो कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन रोल है, देखो ये एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है पूरा पैराग्राफ, कंपाउंड एपिथेलियम जो है दैट इज मल्टी लेयर्ड, राइट। और इसका लिमिटेड रोल है किसमें? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मेन रोल ये किसमें प्ले करता है? प्रोटेक्शन में, राइट। इसका मेन रोल क्या है? प्रोटेक्शन में। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, जैसे कि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो गया, टॉक्सिन्स रिलीज हो गए, तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं बॉडी में, सेल्स के अंदर, वहां से ये प्रोटेक्ट करता है। मिनिमम रोल किसमें बताना है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। और इंपॉर्टेंट रोल किसमें बताओगे? कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोटेक्शन में। ओके, सो अब कंपाउंड एपिथेलियम की कैटेगरीज को अगर हम देखें, बेटा एनसीईआरटी कहती है जो कंपाउंड एपिथेलियम ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करेगा, वी कॉल इट ड्राई सरफेस को कवर करने वाला जो एपिथेलियम होगा, उसके लिए आपने टर्म क्या लगानी है? केरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम के मॉइस्ट सरफेस को जो कवर करेगा, उसके लिए आप टर्म क्या लगाओगे? नॉन केरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। अब आप सबने सुनी होगी ना, एक प्रोटीन है केरेटिन। बेटा केरेटिन जो प्रोटीन होता है ना, वो वाटर प्रूफ कवरिंग बनाता है, ठीक है। तो केरेटिन जो प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द, ये ड्राई सर्फेसिस बनाएगा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। वेयर एज अगर हम मॉइस्ट सर्फेसिस की बात करें, मॉइस्ट सर्फेसिस के एग्जांपल देखो बहुत अच्छे हमारे पास गिवन है। मॉइस्ट सर्फेस जैसे कि बकल कैविटी, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रेटिक डक्ट्स। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी इसका। ओके, सो स्किन को कवर करना है तो केरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम हो गया। मॉइस्ट सर्फेसिस पर जहां पर प्रेजेंट होगा, वो मॉइस्ट सर्फेस को कवर करने के लिए लोकेशन जो हमारे पास है दैट इज बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रेटिक डक्ट्स में प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। देखो छोटा सा है टॉपिक, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अब अगर हमें सिंपल एपिथेलियम के बारे में पता चल गया है, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पता चल गया है, अब हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मैंने पहले भी बेटा बोला था, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आए तो आपको मार्क करना है, अंडरलाइन करो उसको कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, गलत नहीं होगा फिर। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू आपको बताना है। चलो सबसे पहले हमने बात करी थी कि एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बिल्कुल सही। लाइनिंग द बॉडी सरफेस, बिल्कुल सही। हैज फ्री सरफेस, देखा था हमने कि इट हैज फ्री सरफेस, जो कि या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर आउटर इन्वायरमेंट को फेस करता है। प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन, सेल जंक्शंस, अब ये चीज आपके लिए थोड़ी नई है, सेल जंक्शंस में आगे आपको पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना समझो बेटा, दो सेल्स को ने जब कनेक्ट करना होता है ना, तो बीच में कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उसको सेल जंक्शंस बोलते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू, इवन अदर टिश्यूज आल्सो इट इज प्रेजेंट। ओके, सो वी विल कंसीडर हियर। सो प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शंस, डिफ्यूजन बाउंड्री हमने पढ़ लिया। डिफ्यूजन बाउंड्री बिल्कुल मतलब थिन ऐसी मेम्ब्रेन जहां से डिफ्यूजन अच्छे से हो पाए, वो स्क्वेमस एपिथेलियम में हम पढ़ चुके हैं, उसका पार्ट है ये। नेक्स्ट, स्टोर्स फैट।
एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट नहीं है बेटा, ये फैट को स्टोर करने का, कनेक्टिव का है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सो हम इसको कंसीडर नहीं करने वाले। एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है, हमने कॉलमनर और क्यूबॉइडल में पढ़ा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। प्रोटेक्शन भी हमने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियम में। इंसुलेशन, इंसुलेशन भी बेटा कनेक्टिव में आएगा, एपिथेलियल का नहीं है रोल। सो सिक्रीशन बिल्कुल सही। तो हम काउंट करें इसमें कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो द करेक्ट आंसर इज 1। 8 हमारे पास सही है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द एपिथेलियल टिश्यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीजन, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एपिथेलियल टिश्यू डिस्प्लेज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन एंड हैज रिच ब्लड सप्लाई। सब बच्चों को पता चल गया होगा अगर ध्यान से सुना था, है ना। सो एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं गुड पावर है इसमें रीजनरेशन की, कह तो बिल्कुल सही रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू में है रीजनरेशन कैपेसिटी, रिपेयर करने की कैपेसिटी, लेकिन एक चीज तो गलत लिख दी ना, वो कहते हैं कि इट हैज रिच ब्लड सप्लाई। बेटा ब्लड वेसल्स तो एब्सेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू में, अभी तो पढ़ा था हमने कि ब्लड, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवास्कुलर होता है ना। तो असर्शन तो हमारे पास गलत हो गया। रीजन पर देखते हैं, रीजन में लिखा है ब्लड वेसल्स मेक अ नेटवर्क इन एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड वेसल्स तो एब्सेंट होती हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, गलत। सो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ बनता है, असर्शन इज फॉल्स, इवन द रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो है ये आया है मैच। देखो इस चैप्टर में से ना बहुत सारे मैच की फॉर्म में क्वेश्चंस आए थे, मैंने वो 2-3 आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, हम डिस्कस करेंगे एक करके। सबसे फर्स्ट मैच है वो नीट 2024 में आया था, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सब बच्चे कर लेंगे इसको बहुत आराम से। स्क्वेमस एपिथेलियम, अब स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो हमने पढ़ा है कि स्क्वेमस एपिथेलियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या बोला था, एंडोथीलियम बोला था, करी थी ना हमने बात। ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा एपिथेलियम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एंडोथीलियम बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये आ गया, दिस वन। सिलेटेड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम हमें कहां पर चाहिए, मूवमेंट करवाने के लिए। तो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर तो हमें ओवरी में से जो एग पास करेगा उसको हमने यूट्रस की तरफ को लेकर आना है ना। तो सिलेटेड एपिथेलियम इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, राइट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की अगर हम बात करें, आ गया देखो क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है दैट विल बी प्रेजेंट इन द, इसकी अगर हम बात करें तो एग्जांपल आती है गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस को सिक्रीट करता है ये, यूनिसेल्युलर ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम हमने अभी पढ़ा बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स में प्रेजेंट है। आगे हमारे पास आंसर अब देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, सेकंड का है फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सी का वी हैव 1 and D compound epithelium we have 2, so the correct answer is 4. Okay, next question, identify true and false statements and select the correct option for columnar epithelium. अब ऑप्शंस देखने से पहले एक बार दिमाग में सोचो, कॉलमनर एपिथेलियम के बेटा सेल्स कैसे थे, टॉल सेल्स थे ना, और ये जो टॉल सेल्स थे उनका न्यूक्लियस भी कहां पर था, बेस में था, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो देखो बाकी होगी ही होगी, ये हमने बात करी थी। सीलिया प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बेसिक चीजों की हमने बात करी थी। अब ऑप्शंस पर देखते हैं। वो कहते इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम में आपके पास सिंगल लेयर है, टॉल लंबे लंबे से सेल्स हैं, है ना। देयर न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, बिल्कुल सही है। इलॉन्गेटेड सा न्यूक्लियस होता है, बेस पर लोकेटेड होता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, हो सकता है कि इसके पास माइक्रोविलाई हो सकता है इसके पास सीलिया हो, राइट। सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी भी कहती है हमें, है ना। सो स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखो जरा हमारे पास चारों स्टेटमेंट ही ट्रू आई हैं, तो आंसर इसका हो गया 4। इजी है ना, अगर एक बार थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया तो क्वेश्चंस तो बड़े आराम से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How many of the following are correct with respect to tissue present in the lining of PCT? What is PCT? Proximal convoluted tubules, and these are present in the नेफ्रॉन, किडनीज की जो नेफ्रॉन्स है वहां पर प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा बेटा अगर याद करो पीसीटी, उस चैप्टर को याद करो, एक्सक्रीटरी सिस्टम को। पीसीटी में जो सेल्स होते हैं ना, उनका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करवाना, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन करवाना। अब उसको रिलेट करो, अगर हमें एब्जॉर्प्शन करवानी है तो माइक्रोविलाई होंगे या फिर सीलिया होगा? माइक्रोविलाई होंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। और जिसके पास माइक्रोविलाई होता है उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और पीसीटी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। सो वी हैव ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट, एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो गई, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। विद रिस्पेक्ट टू पीसीटी हमें बताना है ना डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री तो स्क्वेमस एपिथेलियम का पार्ट था। यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने पढ़ा था कि सिक्रीशंस और एब्जॉर्प्शंस करवाते हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम लेंगे यहाँ पर। विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन गलत बोल दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी। ओके, हैविंग माइक्रोविलाई ऑन फ्री सरफेस, सही है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं तभी तो हम उसको ब्रश बॉर्डर्ड बोलते हैं, करेक्ट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं? ए, सी, ई। सो वी हैव सेकंड आंसर हियर करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम कर चुके हैं ये भी डिस्कस, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंसेस, सही वाले डिफरेंसेस बताने हैं, तो करेक्ट पूछा है। सो सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर के बने होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कहते हैं 2 और मोर लेयर से बने हैं, करेक्ट। लाइंस द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। सिंपल एपिथेलियम लाइनिंग्स बनाता है, अंदर से लाइन करता है, डक्ट्स को, ट्यूब्स को लाइन करता है, सही कह रहे हैं। इट इज प्रेजेंट इन द स्किन। यस, हमने पढ़ ही लिया कि जो कंपाउंड एपिथेलियम था कौन सा, केरेटिनाइज्ड या नॉन केरेटिनाइज्ड? केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज्ड जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए। ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट, सिंपल एपिथेलियम में लिखा है स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन। क्या बेटा ये सही है बात? प्रोटेक्शन के लिए किसका रोल था? कंपाउंड एपिथेलियम का रोल था। और कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये हो गया गलत, है ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ए एंड बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी नीट में आया था 2024 में। अब ये क्वेश्चन है जंक्शंस पर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको मैं जंक्शन समझा देती हूँ कि वो होते क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बेटा देखो इसको ध्यान से, मैं ना आपको 3 वर्ड्स बोलूंगी, आपने वो 3 वर्ड्स इन जंक्शंस के साथ याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो जंक्शंस होते क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 2 सेल्स को अगर कनेक्ट करना है हमें तो उसके बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, राइट। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ जंक्शंस, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पर वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है टाइट जंक्शन, देन वी हैव एडहेरिंग जंक्शन, देन वी हैव गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शंस को सोन्यूला ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं। अब इसका काम होता है, टाइट जंक्शंस इट स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये सील कर देते हैं, ये लीकेज नहीं होने देते किसी भी चीज को। एग्जांपल देती हूँ एक बहुत अच्छी, हमारा ब्लैडर है, राइट, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। अब उस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को उसी ब्लैडर में रखने के लिए जो उसकी वॉल है वहां पर जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में, बेटा वो टाइट जंक्शंस होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो कौन से जंक्शंस हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं, ताकि वो जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है ना वो लीक ना कर सके और बाहर वो कहीं पर हमारे बॉडी फ्लूइड में और कहीं पर वो स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर ये प्रेजेंट है। सो टाइट जंक्शन के साथ जो आपने वर्ड याद रखना है दैट इज इट प्रिवेंट्स द लीकिंग, ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट एडहेरिंग जंक्शंस।
एडहेयर करना, राइट? एडहेयर करना मीन्स सपोर्ट करना, एडहेयर करना होता है जुड़ना आपस में। तो दो सेल्स जो हैं वो बीच में एडहेयर करते हैं, जहां पर भी एडहेरिंग जंक्शन प्रेजेंट होगा दैट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं। अब ये जंक्शन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है ना, तो ये ना टिश्यू की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सेल्स के बीच में जब ये जंक्शन प्रेजेंट होंगे तो टिश्यू की प्रॉपर जो उसकी फ्रेमवर्क है, जो उसका शेप है, उसको सपोर्ट करते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी मींस। सो इट मेंटेन्स दैट। एंड इसका काम क्या है? वर्ड जो इसके साथ आपको याद रखना है, सीमेंटिंग। दो सेल्स के को जोड़ने के लिए हमने यहां पर टर्म यूज करना है सीमेंटिंग। लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए टाइट जंक्शंस बोलोगे, सीमेंटिंग का काम करने के लिए एडहेरिंग जंक्शंस बोलोगे, एंड द थर्ड कैटेगरी गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस का काम होता है, आप यहां पर देख सकते हो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। गैप जंक्शंस में ये है गैप जंक्शन पहले सेल के बीच में और दूसरे सेल के बीच में। सो गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन का काम करते हैं, दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है, बाय अलाउइंग द, क्या क्या हो सकता है इससे? रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, वो जो है ताकि एक सेल से दूसरे सेल में पास कर सके। तो उसका काम कौन करता है? गैप जंक्शंस करते हैं। एंड दीज गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन योर कार्डिक मसल सेल्स, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं ये, करेक्ट? सो टाइट जंक्शंस के लिए याद रखोगे इट प्रिवेंट्स लीकेज, एडहेरिंग के साथ याद रखोगे सीमेंटिंग का काम करते हैं, एंड गैप जंक्शंस के लिए कम्युनिकेशन वर्ड आपने याद रखना है। आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो जो नीट में आया था, अब मुझे आपने बताना है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। फर्स्ट, एडहेरिंग जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गलत हो गया ना, एडहेरिंग जंक्शन तो सीमेंटिंग का काम करते थे, रॉन्ग। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, कितना सही बोल रहे हैं। सो एट टाइट जंक्शंस का काम होता है कि ये लीकेज को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, सही है। अगला भी देख लो, टाइट जंक्शंस हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, ये भी गलत बोल रहे हैं, सीमेंटिंग का काम तो एडहेरिंग का है भाई, ठीक है। गैप जंक्शंस हेल्प टू क्रिएट द गैप बिटवीन द सेल्स एंड द टिश्यूज, गैप जंक्शंस कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, राइट? सो ये भी हो गया हमारे पास गलत, करेक्ट आंसर इज 2। सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट पर, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है बेटा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, सही है, ये तो हमने बात ही कर ली थी कि कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं एपिथेलियम में एंड दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cells। ये लाइन बेटा जंक्शंस के बारे में कह रहे हैं, एनसीईआरटी में जंक्शंस वाले टॉपिक में ये लाइन लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जितने भी ऑलमोस्ट नियरली एनिमल टिश्यूज हैं वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, जो कि हमने जंक्शंस अभी डिस्कस किए, वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल लिंक बनाते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में, राइट? स्ट्रक्चरल लिंक बनाते हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं, देन फंक्शनिंग में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का काम करवा रहे हैं। सो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट? सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव अनदर मैच जो कि नीट 2024 में आया था। नाउ इस मैच में अगर हम देखें, हमें बहुत ही इजी है बेटा, एक चीज रिपीट हो रही है, आपने नोट कर ली होगी, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको तो कर ही दो, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखो, मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देन एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर। अब मल्टी सेलुलर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि गॉबलेट सेल किसकी एग्जांपल थी? ग्लैंडुलर तो था ये, लेकिन वो यूनिसेल्युलर था, व्हेन अ सिंगल सेल वाज एक्टिंग एज अ ग्लैंड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास 3, है ना। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी। अब बताओ, मॉइस्ट सरफेस है तो कौन सा आएगा? केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, 2 मिल गए हमें। नेक्स्ट,
मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के साथ आएगा सेलिवरी ग्लैंड एपिथेलियम। सेलिवरी ग्लैंड जो है वो मल्टी सेल्यूलर ही तो है। फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पैंक्रियास हेटेरोक्राइन है, इसके दोनों फंक्शंस हैं, ये एंडोक्राइन में भी आ सकता है और एक्सोक्राइन में भी आ सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कि भाई ग्लैंडुलर तो है लेकिन एंडोक्राइन फंक्शंस बिल्कुल करता है पैंक्रियास। अब हम अपना आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड, एक ही ऑप्शन हमारे पास था, कितना इजी सा क्वेश्चन आया देखो। फर्स्ट का थर्ड, बी का वी हैव फोर्थ, सी का वी हैव 1 एंड डी का वी हैव 2। यस, सो द करेक्ट आंसर इज 2, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस करे दीज वर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, लास्ट में आपको बेटा 2 क्वेश्चंस और इसमें हैं जो कनेक्टेड हैं, लाइक अबाउट द एपिथेलियल एंड कनेक्टिव, दोनों का इकट्ठा क्वेश्चन आया था, उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको कनेक्टिव के बारे में दे देते हैं। कनेक्टिव टर्म से ही पता चल रहा है, मतलब ये टिश्यू क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट, सपोर्ट का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, और हमारे पास ये जो टिश्यू है मोस्ट अबंडेंट है, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू, अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका फंक्शन देखो, लिंकिंग का, सपोर्ट प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्ट करता है एंड इंसुलेटिंग अदर टिश्यूज। इंसुलेटिंग अब यहाँ पर देखो कनेक्टिव में आया है, हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने प्रीवियसली बोला था कि एपिथेलियल टिश्यू वाज एवास्कुलर, उसमें तो ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो उसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, अंडरलाइंग जो उसके नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव, वहां से मिलते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज में सब में होता है, ब्लड सप्लाई होती है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो कार्टिलेज होगा, जो कार्टिलेज है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की ही कैटेगरी में आता है, वो एवास्कुलर है। प्लीज नोट दिस थिंग, कार्टिलेज जो होता है दैट इज एवास्कुलर, लाइक द टिप ऑफ द नोज, योर ईयर पिना, ये जो है ये कार्टिलेज से ही तो बने हैं, और कार्टिलेज एवास्कुलर होता है, और वो भी न्यूट्रिएंट्स अपने आसपास के टिश्यूज और सेल्स में से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ले लेता है, करेक्ट। नाउ वन थिंग मोर, यहां पर ये क्या लिखा है देखो ध्यान से, कनेक्टिव टिश्यू बना किससे है, ऑब्वियसली टिश्यू है तो सेल से तो बना होगा, कौन से टाइप के सेल्स है उसकी हम बात करते हैं अभी। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल से बना है, और बेटा इन्हीं में से एक सेल ऐसा होगा ना जो कुछ फाइबर्स को सिक्रीट करेगा, कौन से फाइबर्स उसके बारे में बात करते हैं। सेल्स कुछ प्रोटीन के फाइबर्स और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस तो होगा ही, है ना, कुछ तो मैट्रिक्स होगा उसका, दिस ऑल मेक्स योर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अब एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे आप जिसका मैट्रिक्स होता है फाइबर फ्री, मतलब जिसके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है ब्लड। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है। ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है, फाइबर फ्री मैट्रिक्स है, ब्लड के अंदर नहीं होते फाइबर्स, राइट। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो यहां पर आपको बताया है कि बेसिक सा की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। नाउ सबसे पहली बात, सेल्स देखो बेटा, आपको ये सेल दिख रहा है एक, दिस वन, ये जो सेल है इस सेल को बोला जाता है फाइब्रोब्लास्ट। नंबर 1 जो आपने याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल है वो कौन सा है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है। जहां पर भी जोलॉजी में वर्ड ब्लास्ट आता है इसका मतलब है फॉर्मिंग, की ये सेल कुछ ना कुछ बना रहा है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल तभी लिखा है द बिल्डर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है दैट फॉर्म्स आपका मैट्रिक्स और फाइबर्स दोनों चीजें बनाता है। कौन से फाइबर्स बनाता है, कोलेजन एंड इलास्टिन, जिससे कि आपका मैट्रिक्स बनता है। कोलेजन एंड इलास्टिन आर द प्रोटीन फाइबर्स जो कि कौन सिक्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, और ये फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ये आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो जहां पर भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसका कलर होता है व्हाइट, व्हाइटिश कलर होता है। जहां पर इलास्टिन प्रोटीन ये फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर येलो कलर आता है, जहां पर इलास्टिन अबंडेंट होगा। ओके, सो कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये टफ होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल्स में मिलेंगे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। और जो ऐसे सिंगली प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके इलास्टिन, ये ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग और स्ट्रेट होते हैं, लाइक दिस। So these are the two type of fibers which are secreted by your fibroblast cells, ये जो cells हैं, right? So blood के अंदर क्या याद रखना है, blood के अंदर fibroblast cells भी नहीं होते और उसमें fibers भी नहीं होते, right? Now मैक्रोफाजेस, सेकंड जो आपके पास सेल है दैट इज मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस को हिस्टोसाइट्स भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ योर टिश्यू, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो टर्म यहाँ पर हिस्टोसाइट्स लगा दी। सो मैक्रोफाजेस एज यू नो फेगोसाइटोसिस करते हैं, तो जैसे कि कोई डेब्रिस आ गया, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस या डेड सेल्स हैं जो कि एंटर कर गए, तो मैक्रोफाजेस उसके फेगोसाइटोसिस कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, राइट। सो इट इज लाइक अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। सो मास्ट सेल्स, नेक्स्ट इज योर मास्ट सेल्स। मैक्रोफाजेस को आप यहाँ पर देख सकते हो, मास्ट सेल्स बेटा हमारे पास ये हैं। नाउ मास्ट सेल्स ग्रैनुलोसाइट्स, काइंड ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये हमारे पास। इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। जब भी कभी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये जो मास्ट सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं कुछ चीजें, राइट। सो क्या क्या रिलीज कर सकते हैं ये, हिस्टामिन विच इज वेजोडाइलेटर, सेरोटोनिन विच इज योर वेजोकंस्ट्रिक्टर, एंड हेपरिन विच इज योर एंटीकोगुलेंट। याद रखना है आपको, राइट। सो दीज आर द मास्ट सेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्लड के अंदर आपके पास बेजोफिल्स आते हैं, बेजोफिल्स ये तीनों काम करते हैं, दैट इज अ ग्रैनुलोसाइट। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन सी है, मास्ट सेल्स, करेक्ट। लास्ट देखो आपके पास यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है वो है एडिपोसाइट्स। बेटा एडिपोसाइट्स फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स को पहचानने के लिए खासियत होती है इनकी, वो क्या है, फैट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पर है। ये जो आप देख रहे हो ये पेरिफ्री पर है न्यूक्लियस। और पेरिफ्री पर क्यों गया, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा फैट ग्लोब्यूल है। ये जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है इसको इसने अपनी स्पेस लेता गया और न्यूक्लियस को इसने पुश कर दिया टुवर्ड्स द पेरिफ्री। तो ये एडिपोसाइट्स या फिर एडिपोस सेल्स की इसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास होता है ये, ठीक है। तो फैट स्टोरेज का काम करता है एडिपोसाइट्स। सो दीज आर द टाइप ऑफ सेल्स जो आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे। फाइबर्स की हमने बात कर ली। और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज मेड अप ऑफ, मैं यहां लिख रही हूं बेटा, जैसे कि सपोज दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, सो इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, मीन्स द ग्लाइकेन्स, पॉलीसेकेराइड, शुगर मॉलिक्यूल्स, उनसे कहते ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरीज पढ़ी थी, 3 टाइप्स एंड देन फर्दर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कनेक्टिव टिश्यू भी बेटा डिवाइडेड है। एक बार उसको हम चार्ट की फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर हम बात करें, सो वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम कैटेगराइज करें, सो वी हैव 3 कैटेगरीज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and specialized connective tissue, 3 categories। loose connective tissue में बेटा जो cells हैं that will be loosely arranged, cells loosely arranged होंगे। dense में cells compactly arranged होंगे, ठीक है। and then the third category we have specialized, तो इस बेसिस पर इनको 3 categories में डाल दिया। now loose connective tissue we have further 2 categories, areolar tissue and adipose tissue,
राइट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक एरियोलर टिश्यू होता है और एक एडिपोज टिश्यू होता है। बेटा दोनों के दोनों जो टिश्यूज आप पढ़ोगे ना, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, आपको स्किन के नीचे मिलेंगे ये, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव टू कैटेगरीज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर का मतलब ये है बेटा कि इस टिश्यू में ना जो आपको सेल्स हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो फाइबर्स हैं, उनका अरेंजमेंट ना, ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसे पैरेलल होगी, पैरेलल अरेंजमेंट होगा, ओरिएंटेशन सेम होगी। वेयर एज जब आप डेंस इरेगुलर की बात करोगे तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इरेगुलर फैशन होगा यहाँ पर। सो इस बेसिस पर उसको कैटेगराइज कर दिया। अब जो डेंस रेगुलर है ना, इसमें फर्दर आप दो कैटेगरीज पढ़ोगे, एक इसमें आएंगे आपके पास टेंडन्स और दूसरे बेटा आपके पास आएंगे लिगामेंट, ठीक है। टेंडन्स जो है, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, टेंडन्स का काम होता है कि ये बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं, वेयर एज जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है जी। डेंस इरेगुलर में आपने क्या याद रखना है, डेंस इरेगुलर टिश्यू जो है दैट विल बी प्रेजेंट इन द स्किन, करेक्ट। नाउ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो कैटेगरीज आएंगी आपके पास, एक आपके पास आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी कैटेगरी आपके पास आएगी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बेटा फिर से दो चीजें पढ़ते हैं हम, बोन कार्टिलेज, राइट, एंड वैस्कुलर टिश्यू में वी हैव ब्लड lymph, blood and lymph. So this is the basic categorization of the connective tissue. So loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose में cells loosely arranged होंगे, यहाँ पर दो टाइप के tissues आएंगे, areolar tissue and adipose tissue. And then डेंस में वी हैव डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में जो सेल्स का और फाइबर्स का अरेंजमेंट होगा वो होगा पैरेलली अरेंज्ड, डेंस इरेगुलर में थोड़ा सा इरेगुलर फैशन होगा, वो बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन नहीं होगी। स्पेशलाइज्ड में वी हैव स्केलेटल एंड वैस्कुलर, स्केलेटल में वी हैव बोन एंड कार्टिलेज और वैस्कुलर में वी हैव ब्लड एंड लिम्फ। एंड एक चीज और, डेंस रेगुलर में टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं। अब क्या हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर। देखो अब इस जो कैटेगराइजेशन है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, कर दो। अब हमने कैटेगरीज तो पढ़ ली हैं, यहाँ पर लिखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीन कैटेगरीज बेटा हमें पता चली गई हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ये कैटेगरी किस चीज की थी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थी, राइट। अब देखते हैं ऑप्शंस में, ए में लूज, सो ये तो गलत हो गया, यस आंसर हमारे पास 2 बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी डेंस लिखा है और यहाँ पर स्पेशलाइज लिखा है, तो ए है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है। बी कहते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी लिखा है बेटा बोन, तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज इस तरीके से ले ली, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं बनता, तो सी में बोन, यस वी कैन कंसीडर, आता तो वो स्पेशलाइज की कैटेगरी में ही है, तो बिल्कुल सही बात है, सेकेंड इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ना फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या कह रही है, कहते कनेक्टिव टिश्यू जो है आर लीस्ट अबंडेंट इन द बॉडी। अभी हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो तो मोस्ट अबंडेंट होता है बॉडी के अंदर, गलत होगी ये लाइन। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू लिंक और सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, तभी तो नाम पड़ा उसका कनेक्टिव टिश्यू, है ना। So in all connective tissues, the cell secrete fibers of structural proteins are present. क्या ये बात सही है? अगर यहाँ पर बेटा ऑल ना होता फिर तो सही हो जाती, लेकिन
इसमें एक एक्सेप्शन है, हमने अभी बात करी थी कि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और फाइबर्स नहीं होते, ब्लड फाइबर फ्री होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ऑल कनेक्टिव टिश्यू लिखा था। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, हमने अभी बात करी कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, मींस शुगर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। सो दिस इज राइट। सो वी हैव फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट, डाइवर्स टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड टुगेदर, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट अदर टिश्यूज इन द बॉडी। बिल्कुल सही है, कहते हैं जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, इंसुलेट करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, मतलब जहां पर जैसे कोलेजन प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो होगी सही, एनसीईआरटी की लाइन है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये ना लाइंस समरी की हैं, ठीक है, टिश्यूज वाला चैप्टर जो है ना वहां पर समरी में ये लाइंस टिश्यूज के बारे में गिवन है, पढ़नी है आपको ध्यान से। वो soft connective tissues consist of protein fibers as well as a variety of cells arranged in the ground substance। तो यहाँ पर ये जो soft connective tissue लिखा है ना, ये इसका मतलब बेटा they are talking about, जैसे कि आपके पास एरियोलर टिश्यू आ गया, एरियोलर टिश्यू सॉफ्ट में ही आता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि एरियोलर टिश्यू है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर होते तो है एरियोलर टिश्यू के अंदर, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स भी होंगे और कुछ सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। बिल्कुल सही बात है। सो याद रखनी है, ये दोनों समरी की लाइंस हैं। सो वी हैव बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये भी ध्यान से देखो, कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि याद रखना है कौन सा, एरियोलर टिश्यू है जैसे कि, टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ठीक है, कहते हैं एरियोलर जैसे कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज्ड टाइप तक डिफरेंट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कार्टिलेज आता है, बोन आता है, एडिपोस टिश्यू एंड ब्लड। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमने जो एडिपोस टिश्यू पढ़ा है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज टाइप्स में आते हैं, फिर उन्होंने स्पेशलाइज में इंक्लूड कर दिया कार्टिलेज, बोन, एडिपोस को कर दिया एंड देन ब्लड। So if this statement comes in your exams, you have to take it as the correct statement as per NCERT. Okay. Now second statement, the fibers provide, जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स है हमने अभी बात करी थी, जहां पर भी कोलेजन प्रेजेंट होता है वो टफ होते हैं, राइट, तो स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, इलास्टिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय योर इलास्टिन फाइबर्स, फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो इट इज प्रोवाइडेड बाय योर इलास्टिन फाइबर्स, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सो दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन भी PYQ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बेटा ये इस डायग्राम के साथ तो सारे बच्चे फेमिलियर होंगे, है ना, तो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, पहले इसको देखें क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ए है उसको लेबल कर दो। बेटा ए जो है ना, ये है आपके पास मैक्रोफाज, A is your macrophage। B आपके पास है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल आपके पास आ गया B में। नाउ C फाइब्रोब्लास्ट में से जो ब्लू कलर के फाइबर्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, वी कैन कॉल इट कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, राइट। और डी जो है आपके पास दैट इज योर मास्ट सेल, आप देख सकते हो आपको ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, है ना। सो डी इज योर मास्ट सेल। अब हम इसमें अपना सिलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ए को वो मास्ट सेल बोल रहे हैं, गलत हो गया, इट इज अ मैक्रोफाज।
फर्स्ट स्टेटमेंट तो है हमारे पास इनकरेक्ट। बी मैक्रोफाज इज ए, सेकेंड ऑप्शन में मैक्रोफाज हो गया। देन वी हैव बी इज योर फाइब्रोब्लास्ट, बिल्कुल सही है। सी वी हैव कोलेजन फाइबर्स, करेक्ट है। C is your collagen fibers and D we have mast cells, बिल्कुल सही है, सही लेबल करा हुआ है ना। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आ गई। थर्ड में बेटा फिर से मास्ट सेल लिखा था तो इनकरेक्ट हो गया, राइट। एंड फोर्थ में मैक्रोफाज तक तो सही था, लेकिन उन्होंने बी को लिखा है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स तो बेटा ये है, ये तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। चले आगे। सो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये भी नीट 2024 में आया था, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। अब इसमें से हमें ये बताना है कि किन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा कार्टिलेज में तो होते हैं, बिल्कुल सही है। बोन में भी होते हैं, बिल्कुल सही है। एडिपोज टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। ब्लड, क्या ब्लड के अंदर है? बार बार हम ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और जो आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है वो भी एब्सेंट होता है, तो दोनों को ही हम कंसीडर नहीं करेंगे। फाइबर फ्री मैट्रिक्स होता है किसका? ब्लड का। तो ब्लड को छोड़कर एरियुलर टिश्यू, यस ये भी आएगा। सो कितना सिंपल सा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। सो हमारे पास आंसर बनता है ए बी सी ई, ए बी सी ई ओनली, यस। सो सेकंड इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द टेंडन्स। नाउ टेंडन्स किसकी एग्जाम्पल में आते हैं? हमने पढ़ा था बेटा कि टेंडन्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट है, बिल्कुल ऐसे ओरिएंटेशन उनकी सेम रहती है। सो फर्स्ट लिखा है कि टेंडन्स डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, गलत हो गया। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ये भी तो गलत है। टेंडन्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बीच वाली कैटेगरी। नंबर 2 मीजोडर्मल, बिल्कुल सही है बेटा। एक चीज आपको बतानी थी मैंने, ये जो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू वो तीनों जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जिस जर्म लेयर से बना है दैट इज योर मीजोडर्म, प्लीज नोट दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टेंडन्स है, हमने बात करी थी कि टेंडन्स कनेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल को बोन से, बिल्कुल सही बात है। कंटेन फाइबर्स विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बेटा टेंडन्स के अंदर ना देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, तो कोलेजन फाइबर्स की वजह से वो काफी ज्यादा टफ और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हमारे पास आंसर बनता है सी डी ई, सी डी ई, फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें अगर हम देखें, first statement, the excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in the adipose tissue, बिल्कुल सही बात है। ये देखो बेटा एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, ये वाली, ये किसकी डायग्राम है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज सेल। यहां पर देखो बहुत बड़ा सारा बीच में फैट स्टोरेज एरिया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री में शिफ्ट होना पड़ा उसको, साइड पर, है ना, और बाकी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यस, सो दिस इज करेक्ट। जितने भी कहते हैं बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमने जितने यूटिलाइज करने थे हमारी बॉडी ने वो कर लिए। अब जो एक्सेस में होंगे बेटा दैट वो जाकर एडिपोज सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, करेक्ट है। सेकेंड देखो, म्यूकस, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, स्लाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर ऑल सिक्रीशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस में आता है म्यूकस, गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं, ईयरवैक्स आपके सेरोमिनस ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ऑयल सेबेशियस ग्लैंड, मिल्क योर मैमरी ग्लैंड्स, स्लाइवा salivary gland and the digestive enzymes which are released by the digestive glands. Okay, so this is also correct. Next, dense regular connective tissue has fibroblasts and many fibers
मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। बेटा रेगुलर के अंदर तो जो इनका फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो सेम होता है, और यहां पर कह रहे हैं कि डिफरेंटली, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी हमारे पास, और हमें इनकरेक्ट ढूंढनी थी। थर्ड आ गया। फोर देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन बॉडी वेरी इन देयर प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। बिल्कुल सही है। हमारी बॉडी में जैसे जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, डिपोज है, रियोलर है, एंड द अदर टाइप ऑफ टिश्यूज, ये सब सेम प्रोपोर्शन में तो प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट प्रोपोर्शन हो सकती है, कोई टिश्यू ज्यादा अबंडेंट है, कोई टिश्यू कम है हमारे पास। सो इन वेरिंग प्रोपोर्शन ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब आप इस डायग्राम में बेटा देख सकते हो, एनसीईआरटी की डायग्राम है ये जो ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ, यहाँ पर फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है देखो रेगुलर फैशन है, तो ये आएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, और यहां पर अगर आप देखो इरेगुलर फैशन है, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको रेकग्नाइज करना आना चाहिए, दोनों में ही कोलेजन फाइबर्स होंगे, बस एक में ओरिएंटेशन सेम है और एक में डिफरेंटली ओरिएंटेड है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास देखो मैच है, ये भी बेटा नीट 2023 में आया था, तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये फर्स्ट में दिया है हमें मास्ट सेल। नाउ मास्ट सेल जो है वो इसमें से किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हमने अभी पढ़ा था, राइट। उसमें ये मास्ट सेल्स बनाया होता है। इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, और वहां पर हमें सीलिया चाहिए टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, राइट। तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स में सीलेटेड एपिथेलियम होना चाहिए। ब्लड जो है बेटा दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने बात करी थी फाइबर फ्री मैट्रिक्स वाला। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो वहां पर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे कि पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। सो दिस इज द करेक्ट। अब ऑप्शन बनाते हैं, ए का है 2, बी का वी हैव 1, सी वी हैव 4 एंड डी वी हैव 3rd। तो ऑप्शन इसका बनता है फर्स्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, नाउ इन दिस क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन भी बेटा 2012 में पूछा गया है। सो नाउ इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 4 डायग्राम्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, एनिमल टिश्यूज की, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शंस गिवन। आपको इसमें करेक्ट बताना है कि टिश्यू भी सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज डायग्राम्स, लोकेशन उनकी सही होनी चाहिए, फिर फंक्शन उनका हमें बताना है ना। सबसे पहले इसको रेकग्नाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको टॉल सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो टॉल एंड स्लेंडर सेल्स जो हैं वो किसके थे? कॉलमनार एपिथेलियम में हमने पढ़े हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंड। देखो सिक्रीशंस हो रही हैं। थर्ड हमने अभी पढ़ा, ये डायग्राम है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, है ना। और जो फोर्थ डायग्राम है बेटा ये आता है मस्कुलर टिश्यू में, तो वहां पर देखो ब्रांचिंग है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, नाउ अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सो ए में लिखा है कॉलमनार एपिथेलियम, करेक्ट है, ए इज योर कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। उसकी लोकेशन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर तो बेटा मेनली वैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, कॉलमनार नहीं, तो इसीलिए लोकेशन इसकी गलत लिखी है, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, बी लिखा है ग्लैंडुलर, यस ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, यूनिसेल्युलर सही है, और ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, बिल्कुल सही। इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। और फंक्शन लिखा है सिक्रीशन, सही है, ग्लैंडुलर है, सिक्रीशंस तो करेगा ही, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही आ गई। एक बार थर्ड देखते हैं, थर्ड पर लिखा है कोलेजन फाइबर्स। बेटा दिस इज अ डायग्राम ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, पहली बात तो
कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर बीच में जरूर प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कार्टिलेज लिख रहे हैं, कार्टिलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो गलत हो गया। अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स, ये काम किसका होता है? टेंडन्स का काम होता है स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने का, तो इररेलेवेंट ऑप्शन बनता है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फोर्थ, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स नहीं है ये, स्मूथ मसल सेल्स में तो ब्रांचिंग नहीं होती और उनकी शेप भी फ्यूजिफॉर्म होती है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है, स्मूथ मसल सेल्स नहीं है। हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो कार्डियक मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो हमारे पास आंसर आता है 2। ये जो हमारे पास है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करा, हमने कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करा। आई होप आपको समझ आया होगा सारा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।